हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। आज हम इंडियन पॉलिटी से कुछ पॉलिसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको पता चलेगा कि अगर पॉलिसी के प्रोविजंस को पूछते हैं या उसकी किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ये कैसे वर्क कर रही है, तो किस तरीके से हमें आंसर को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इस पॉलिसी से रिगार्डिंग नेशनल चाइल्ड पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पॉइंट्स अपने जो आप पॉलिसी के एक पेज बनाएंगे, एक पेज बनाइएगा पॉलिसी का, वहाँ पे सारी पॉलिसीज़ मेंशन कीजिएगा और पॉलिसीज़ के जो जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, कि आपको पता चल जाए। क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी होगी उस कॉन्सेप्ट की, उस पॉलिसी की, तो वो पॉइंट से ही आपको बिल्कुल वो रिमाइंड हो जाएगा। तो वो पॉइंट्स वहाँ पे आप अपने यहाँ से उठा के लिख सकते हैं, आपको वो हेल्प करेंगे काफ़ी। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं तो उनको प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है जिसमें वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स दिए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां से आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलरली रिविजन भी कराई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच भी रन कर रहा है गाइज। इसमें बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है गाइज। ये बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी 6 क्लास से एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जाएगी आपको। और बेसिक इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग हो। आपका फाउंडेशन बिल्डअप होगा तो आपके कॉन्सेप्ट की आपको बेसिक से इतनी अच्छे से क्लैरिटी होगी कि आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज व्हाट इज़ द यूपीएससी ट्रेंड इज कि वो फैक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं पूछते हैं, वहाँ पे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग कब होगी, जब आपको उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। तो इसीलिए गाइज बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, ज़रूर हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है जिसमें एक आपके लिए फ्री सीरीज़ चलाई गई है, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और रात को 8 बजे आपको उन क्वेश्चंस का वीडियो एनालिसिस दिया जाता है और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और आपके लिए हमारा पेड कोर्स भी आंसर राइटिंग का लॉन्च हो चुका है गाइज। इसमें आपको 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपकी ये आंसर कॉपीज़ को चेक करेंगी, इवैल्यूएट करेंगी, आपको इम्प्रूवमेंट बताएंगे कि कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये जो एनालिसिस या इवैल्यूएशन होगा ये आपका दोनों लैंग्वेजेस में ही करवाया जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और आपको ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ये भी बेसिक से करानी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपका बिल्कुल इनिशियल फेज़ मान के आपको प्रैक्टिस करानी शुरू करेंगे। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही उठा के प्रैक्टिस कराएंगे और फिर उसको आपके लिए एडवांस लेवल तक आपको आंसर राइटिंग में बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे। यू विल बी मेड मेंस रेडी। तो गाइज बहुत अच्छे प्राइस पे आपके लिए लाया गया है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेन प्रोविजंस ऑफ द नेशनल चाइल्ड पॉलिसी एंड थ्रो लाइट ऑन द स्टेटस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। राष्ट्रीय बल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए और इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन GS2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। अब इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, बेसिकली नेशनल चाइल्ड पॉलिसी की बात की गई है कि जो नेशनल चाइल्ड पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई गई है उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसमें किस किस चीज़ की बात की गई है कि क्या दिया जाएगा, किस वेलफेयर के लिए या किस लिए लाई गई है वो। नेक्स्ट उसी के साथ साथ हमें उसके क्या बताना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस बताना है, स्थिति बतानी है उसकी कि किस तरीके से उसको इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है या किया जा रहा है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स या इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे उस इम्प्लीमेंटेशन से, या अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली हमें दो चीज़ मेंशन करनी है, एक हमें मेन प्रोविजंस बताने हैं और एक हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन बताना है किस तरीके से हो रहा है। सो व्हाट वी विल डू हियर, हम अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बताएंगे कि चाइल्ड पॉलिसी किस लिए ज़रूरी है लानी, किस लिए लाई गई है। हम अपने बॉडी पार्ट में हम अपने जो क्वेश्चन में पूछा गया दैट इज़ प्रोविजंस,
और इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस की बात करेंगे। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो जब इंडिया क्या है, हमारा भारत एक यंग नेशन है, युवा राष्ट्र है। यंग नेशन क्या है, जैसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल देते हैं कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है, जैसे अगर आप ज्योग्राफी की, आई गेस इट्स 7th क्लास एनसीईआरटी और इट्स 8th क्लास एनसीईआरटी आप देखेंगे, तो वहाँ पे एक पॉपुलेशन से रिलेटेड चैप्टर गिवन है, उसमें पॉपुलेशन पिरामिड बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं वो पिरामिड्स। उन पिरामिड्स में क्या दिया हुआ है, मेल और फीमेल बताए गए हैं, और साथ ही साथ एज ग्रुप्स बताए गए हैं कि कितने एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन हमें किस कंट्री की देखने को मिल रही है। वहाँ पे हमें आई थिंक 3-4 कंट्रीज़ की वो पिरामिड के थ्रू बताई गई है। इंडिया है, कीनिया है, जापान है, इनकी हमें ना पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू बताई है। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया को देखते हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी यूथ में है। यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जब यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लाइक हम बहुत सारी हेल्थ केयर, अगर उनकी हेल्थ अच्छी है, उनको एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, तो वो क्या करते हैं, हमारी कंट्री के लिए इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, और वो अच्छा करेंगे तो जो हमारे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको क्या है, उनको वेलफेयर के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए जैसे पेंशन्स दी जाती हैं या वेलफेयर स्कीम्स उनके लिए लानी पड़ती है, या जो बहुत जो पुअर पीपल है उनके लिए लाने पड़ते हैं। तो वो जो यूथ अगर हमारी इतनी इफ़ेक्टिव होगी, हम उसको प्रॉपर तरीके से अगर यूटिलाइजेशन होगा यूथ की स्किल्स का, तो वो वेलफेयर पॉलिसीज़ या जो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी नीड्स हैं, हम वो फुलफ़िल कर पाएँगे सीनियर सिटीज़न्स की, या फिर जो पुअर पीपल हैं, मार्जिनलाइज़्ड हैं, हम उनके बेटरमेंट के लिए वर्क कर पाएँगे। ठीक है? तो सेंसस 2011 के हिसाब से बताया गया है कि जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके हिसाब से उसमें हमें ये पता चला कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं इंडिया में, उनकी जनसंख्या 39%, 39% के अराउंड सी हमें देखने को मिली है। ठीक है? तो इसको, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बोलता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट को इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वो जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्ट करें, उनका एक्सप्लॉइटेशन होने से उनको बचाएं, मॉरल तरीके से, मटेरियल तरीके से, फिजिकल में, हर चीज़ से उनको प्रोटेक्ट करें, उनको उनकी एडवांसमेंट पे वर्क करें। ठीक है? ताकि उनका प्रॉपर इफ़ेक्टिव जो एक अ, उनका रोल होना चाहिए हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी पे, वो रोल उनका आ सके। ठीक है? तो ये हमने किसकी बात की? ये हमने इंट्रोडक्शन की बात की। नेशनल पॉलिसी की अब हम बात करें 2013, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि नेशनल पॉलिसी किस लिए लाई गई थी, उनका उस इस पॉलिसी का उद्देश्य बेसिकली क्या था, कि वही बच्चों को अ, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जो बच्चों के अधिकार है उनको सुरक्षित करना है कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ जी सकें, उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी रहे, उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है। ठीक है? न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, जैसे कि कुपोषण की बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलती है, इंडिया में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करवाएं, पोषण दिया जाए उनको भरपूर मात्रा में, ताकि ये प्रॉब्लम भी कम हो। क्योंकि क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होगी तो ज़्यादा डिजीज़ेज से वो प्रोन रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो वो जल्दी किसी भी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। ठीक है? अब वो बीमार होंगे तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, या पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनकी स्किल्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी। ठीक है? एजुकेशन पे, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना है, उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनकी डेवलपमेंट पे काम करना है। ठीक है? उनके विकास में, कि उनकी मेंटल एबिलिटी बढ़े, उनकी स्किल्स इंक्रीज़ हो। ठीक है? उनकी इनोवेशन बढ़े, तो उन पे हमें काम करना है। ठीक है? उनके पार्टिसिपेशन पे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि किसी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन ना हो उनका, और उनका पार्टिसिपेशन भी लेना है। जैसे क्या है कि अगर हम पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, तो बोलते हैं ना, यूथ का माइंड इतना एक्टिव होता है ना, बच्चों का माइंड, कि वो बहुत सारी ऐसे आइडियाज़ या ऐसे सॉल्यूशंस दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे हमारी प्रॉब्लम्स के लिए।
ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो हमें उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना, उससे क्या होगी कि उनकी मेंटल एबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी और हमें भी बहुत अच्छे आइडियाज़ देखने को मिल सकते हैं। तो हमें ये नेशनल पॉलिसी का इस चीज़ पे उद्देश्य था कि बच्चों का विकास करना है, हमें हर चीज़ से रिलेटेड उनके उनके अधिकारों को का ध्यान रखना है, उन्हें वो अधिकार देने हैं और उनको सुरक्षित करके रखना है। और ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई है और जो यूएन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, यूएन के जो दर्शक सिद्धांत हैं, उनमें भी दिया गया है। तो उन्होंने क्या बताया है कि हमें नीड बेस्ड अप्रोच जो हम लेके चलते हैं कि जैसी ज़रूरत है वैसे काम करते हैं, उसकी बजाय हमें ज़रूरत की बजाय राइट बेस्ड अप्रोच की जो जो उनके अधिकार हैं हम उनको अधिकार दें। अगर हम उनको अधिकार दे देंगे, ऐसा क्यों बोला गया है कि ज़रूरत की वजह से, अब आप कहेंगे कि ज़रूरत के हिसाब से तो काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उनको उनके अधिकार दे देंगे ना, राइट्स के हिसाब से उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उनके राइट्स का ध्यान रखेंगे, तो उनकी नीड्स ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें नीड बेस्ड अप्रोच की, नीड के लिए हम कब बनाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है ना तब बनाते हैं, लेकिन अगर हम उनको अधिकार ही दे देंगे तो वो ज़रूरत पड़ने वाली सिचुएशन आएगी ही नहीं, क्योंकि उनको बिफोर हैंड सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ उनको मिल जाएगा, उनको पूरी प्रोटेक्शन भी मिल सकेगी। राइट। तो अब हम बात करेंगे अपने मेन पार्ट में कि हमसे क्या पूछा गया था, प्रोविजंस और स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो जब हम प्रोविजंस की बात करते हैं कि नेशनल चाइल्ड पॉलिसी के क्या प्रोविजंस हैं, तो फर्स्ट इज द पॉलिसी रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एज अ चाइल्ड। तो ये पॉलिसी क्या कहती है कि जैसे हम बात करते हैं ना कि 18 ईयर्स के होते ही हम उनको क्या बोल देते हैं कि एडल्ट हैं, अभी अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, वोटिंग के लिए भी 18 ईयर्स की रखी गई है। ठीक है, तो कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, वो इतने केपेबल हैं अब। तो 18 ईयर्स से बिलो के जो होते हैं उनको चाइल्ड की कैटेगरी में ही डाला जाता है, बच्चों की कैटेगरी में ही उनको माना जाता है, और उनको जो कंट्री की टेरिटरी है, जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्र और अधिकारी क्षेत्र के अंदर ही माना जाता है उनको, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए ध्यान दिया जाएगा। तो ये इस पॉलिसी में मेंशन किया गया है। दूसरी चीज़ जो बताई गई है वो ये है, इट इंश्योर्स इक्विटेबल एक्सेस। मतलब उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, फिर उन्होंने हेल्थ की बात करी है कि हमें उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ केयर पे ध्यान देना है, कि जो डिजीज़ है उनको प्रिवेंट करना है, कि उनको मतलब उनका न्यूट्रिशन इतना अच्छा हो, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी हो, स्वास्थ्य पे उनका ध्यान देना है हमें, कि कोई भी डिज़ीज़ हम पहले से ही प्रिवेंट कर सके, कोई डिज़ीज़ कोई बीमारी से वो ना उनको लगे। ठीक है, जैसे कि इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि जैसे जो भी डिजीज़ेस होती हैं तो जल्दी से वो उससे अफेक्ट ना हो। ठीक है, प्रोमोटिव की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को और प्रमोट करना है, और अच्छी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि वो कभी सफ़र ना करें। तीसरी, क्यूरेटिव की जल्दी से जल्दी मतलब क्योर करनी है, जिसको जो दिक्कतें हैं उनको वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, क्योर करना है। एंड रिहैबिलिटेटिव कि अच्छे से उनको मतलब वापस से उनकी प्रॉपर फिटनेस पे लेकर आना है, प्रॉपर जो अच्छा स्वास्थ्य है उस पे उनको लेकर आना है, अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा के। तो ये एक हाई स्टैंडर्ड की, मतलब जो जितना हाईएस्ट हम दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोग अगर फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे, तो वो हेल्दी तरीके से ही काम कर पाएंगे, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट में है, वो अपना बेस्ट दे पाएंगे, और वो बेस्ट देंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके भी वेलफेयर के लिए अच्छा है और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। तो इसीलिए उनकी हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मान लीजिए हमने उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड कर दी है, एम्प्लॉयमेंट दे दी कि अरे तुम अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे हायर स्टैंडर्ड से, या उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, जॉब रोज़गार के जो साधन हैं बहुत दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो क्या वो अपना उतना मन लगा के पढ़ पाएंगे, अपना बेस्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। या फिर वो क्या क्या काम कर पाएंगे अपनी जॉब पे? नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ केयर फर्स्ट एस्पेक्ट है जिसपे हमें देखना है, जो हमें बिल्कुल उच्चतर जो स्तर तक उनको, उच्चतम स्तर वाली हमें उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ठीक है, चाहे वो उनके बर्थ से पहले हो, जैसे जब कोई भी विमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उनके नरिशमेंट का ध्यान रखना है, उनको हर चीज़ का उनके ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे भी ध्यान रखना है, और चाइल्ड के बर्थ के बाद के
जो उनकी लाइफ है, उनका हेल्थ रिकॉर्ड है, उसका भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए ताकि उनका प्रॉपर तरीके से विकास हो सके, वृद्धि और विकास हो सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इट सिक्योर्स द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू लर्निंग, नॉलेज, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी विद ड्यू रिगार्ड फॉर स्पेशल नीड्स। अब क्या चीज़ है, तीसरी चीज़ हम किसकी बात करते हैं, एजुकेशन की। अब हमने हेल्थ केयर पे बात कर ली कि हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी तो वो काम अपना बेस्ट दे पाएगा। अब वो बेस्ट कब दे पाएगा, जब उसको बेस्ट देने के लिए हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक वो अपनी पढ़ाई में अपनी स्किल्स जो हम देने की बात कर रहे हैं या ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, उनको ट्रेन करने की, ठीक है, उनके विकास की बात कर रहे हैं, तो वो कब कर पाएंगे, जब हम उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं और सभी को दे रहे हैं। उच्चतम स्तर पे हम उनको शिक्षा देने की बात करेंगे, शिक्षा देने पे ध्यान देंगे। अब वो शिक्षा भी कब मिलेगी, जब उनके पास प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज होंगे, संसाधन होंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे मान लीजिए लाइटिंग की बात करते हैं हम, या गर्मियों में वहाँ पे फैंस होने चाहिए अच्छे, ठीक है, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। एनवायरनमेंट की हम बात करें, या वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे जो फैकल्टीज़ हों वो वेल क्वालिफाइड, उनके लिए क्राइटेरिया सेट किया जाना चाहिए कि इन्हीं इस पर्टिकुलर जो क्वालिफिकेशन है या इस क्राइटेरिया के थ्रू ही टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो वो क्या होगी, उससे जब हम इन सारी चीज़ों का ध्यान देंगे तो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है, उसका विकास है, वो पूरे, हम कहते हैं उसकी पूरी पोटेंशियल तक, जहाँ तक हो सकता है हम उसका विकास कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द पॉलिसी एम्स टू क्रिएट अ केयरिंग एंड सेफ एनवायरनमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन। अब क्या होता है, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं या ऐसी कोई दिक्कतें होती हैं, ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जिसपे कि चाइल्ड सफ़र करते हैं। जैसे कि ट्रैफिकिंग की हम बात करें या फोर्स्ड लेबर हम बोल देते हैं, पुअर जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस करते हैं। तो हमें वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करना है कि वो जो ये ऐसी स्थितियाँ आती हैं, वो फंस जाते हैं, वो दिक्कत उठाते हैं, उनको वो दिक्कतें ना हो, हमें उस पर ध्यान देना है, हम उनकी केयर देखभाल करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको सुरक्षा प्राप्त करनी है, और एक सुरक्षित एनवायरनमेंट, सुरक्षित वातावरण हमें उनके लिए बनाना है ताकि वो आराम से रह सकें और अपनी स्किल्स को, अपने विकास पे ध्यान दे सके, उनका विकास प्रॉपर तरीके से हो सके। नेक्स्ट इज इट एनेबल चिल्ड्रन टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर ओन डेवलपमेंट। वही हमने जो पार्टिसिपेशन की बात की थी कि एक पार्टिसिपेशन उनका प्रॉपर तरीके से बढ़ाना चाहिए, कि जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली आगे आएंगे, अपने सजेशंस देंगे, सोचेंगे, कुछ आइडियाज़ निकाल के लेके आएंगी, तो उनकी भी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और कई बार क्या होगा कि बहुत अच्छे ऐसे आइडियाज़ भी मिल सकते हैं जो हमारे इकोनॉमी के लिए या हमारे किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छे रहेंगे, और साथ ही साथ उनकी भी डेवलपमेंट में वो हेल्प करेगा, उनकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज इट इज़ द फर्स्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन इंडिया दैट स्पेसिफिकली हाईलाइट्स डिसेबिलिटी एज अ ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन। ये ऐसी फर्स्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इंडिया में, भारत में ऐसा लाया गया है दस्तावेज पहला, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो डिसेबिलिटी की हम बात करते हैं ना, विकलांगता की बात करते हैं, ठीक है, वो विकलांगता को एक डिस्क्रिमिनेशन माना गया है, एक भेदभाव के रूप में उन्होंने बताया है कि जो जिन चिल्ड्रन में या जिन पीपल में कोई डिसेबिलिटी होती है, हम बोल देते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, तो उनको उनसे भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो हमें वो ख़त्म करना है, उसको ध्यान में रखना है, उसको सॉल्व करना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और ये भेदभाव कोई ना करे। तो ये गाइज हमने बात की कि इस पॉलिसी के क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या चीज़ें इस पॉलिसी में मेंशन की गई हैं, कि वही नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, हेल्थ केयर की बात की है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देनी है, एजुकेशन देनी है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उनको ध्यान में रखना है, उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये सब चीज़ें हमारी पॉलिसी के प्रोविजंस में मेंशन्ड है। अब हमें देखना है सेकंड पार्ट जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि इसके इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की हम बात करें तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आज भी ज़्यादा है। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो काफ़ी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अब कम हुआ है, लेकिन फिर भी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखने को हमें मिलता है। या हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी लेटेस्ट 2020 की रिपोर्ट में क्या आया, 94th रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। तो बहुत पुअर रैंक है। तो क्या है कि बेशक से बहुत चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। अब जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन की फील्ड में ही राइट टू एजुकेशन भी लाई गई है, ठीक है। उसके साथ मिड डे मील स्कीम है। मिड डे मील स्कीम का अब नाम बदल के क्या कर दिया है, पीएम पोषण। तो क्या है, वो मिड डे मील स्कीम भी क्यों लाई गई थी, इसीलिए लाई गई थी ताकि उनको न्यूट्रिशियस फूड दिया जा सके, ठीक है। और जो स्टारवेशन हंगर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, और जो मदर्स होती हैं वो कंसर्न रहती हैं चिल्ड्रन के उसके लिए, वो अपने काम पे नहीं जा पाती हैं या वो परेशान रहती हैं, वो भी ना हो सके, ठीक है। वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगी लेडीज़, विमेन की। और बच्चे जो हैं वो खाना खा के पढ़ेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से वो पढ़ पाएंगे, बजाय कि जब वो खाली पेट पढ़ रहे हैं। तो बेशक से हमने वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किए, लेकिन क्या कहते हैं, करप्शन है, लूप होल्स है, हर पॉलिसी में आते हैं, तो वो यहाँ पे भी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बेशक से हमने इतनी सारी पॉलिसीज़ लाए हैं, फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो सिचुएशन दिखती है कि इंडिया की कंडीशन पॉवर्टी के मामले में, हंगर के मामले में, भूखमरी में बहुत ज़्यादा पुअर है अभी भी, जिसको हमें देखना चाहिए। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा वास्टिंग है, वास्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वास्टिंग क्या है, लो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, लो वेट फॉर हाइट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वास्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्टंटिंग की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लो हाइट अकॉर्डिंग टू योर एज, ठीक है, तो वो स्टंटिंग की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये माल न्यूट्रिशन तो ह्यूज क्राइसिस है, कुपोषण की स्थिति बहुत ज़्यादा है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है उसमें भी बताया गया है, उसमें ये कह रहे हैं कि स्टंटिंग के लेवल्स बेशक से कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ड्रास्टिक है, बहुत ज़्यादा फिर भी देखने को मिल रहे हैं। तो बेशक से इसको इस पॉलिसी को लाया गया है, हर चीज़ के रिगार्डिंग इसके प्रोविजंस में बात की गई है, लेकिन फिर भी हमें स्थिति बहुत बेकार अभी भी देखने को मिलती है इंडिया की, ठीक है। तो इसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाना चाहिए, और ज़्यादा मॉनिटरिंग करके अकाउंटेबिलिटी ला के किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज द RTE एज हैज़ इंश्योर्ड नियर 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। अब राइट टू एजुकेशन लेके आए थे, RTE लेके आए। राइट टू एजुकेशन में ये बोला गया, इस चीज़ को बताया गया कि इंश्योर किया जाएगा कि 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100% क्या है, एनरोलमेंट हो, और सभी बच्चों को एजुकेशन का, शिक्षा का एक्सेस दिया जाए, ठीक है। एजुकेशन का एक्सेस सभी को मिले, और एजुकेशन का सिर्फ एक्सेस ही नहीं, एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी जो है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि हमने बात की कि क्वालिफिकेशन की, कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट किया जाना चाहिए, और एक सिलेक्शन क्राइटेरिया भी सेट किया जाना चाहिए, ताकि वो टीचर्स इतने क्वालिफाइड, इतने केपेबल हो, इतनी उनमें स्किल्स हो कि वो बच्चों को पढ़ा सके और बच्चों के विकास के लिए काम कर सकें, राइट। नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग इज स्टिल अ स्टिग्मा ऑन इंडियन सोसाइटी, एंड द राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम बाय जुवेनाइल्स इंडिकेट द फेलियर टू गाइड देम इन द राइट डायरेक्शन। अब जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, आर्टिकल 23-24, ठीक है, जो हमारे ट्रैफिकिंग के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए और फोर्स लेबर के लिए बात करते हैं कि हमें उसको रोकना है। लेकिन उसके बावजूद हमें ये देखने को मिलता है कि आज भी हमारी कंट्री में ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है, तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, और चाइल्ड लेबर भी हमें देखने को मिलती है, कि बाल श्रम। और हम लोग खुद बहुत ऐसे लोग हैं कि पढ़े लिखे भी, जिनको इस चीज़ की नॉलेज है कि फंडामेंटल राइट है हमारा कि बच्चों को काम नहीं करने देना है, लेकिन फिर भी बच्चे हमें जब काम करते हुए दिखते हैं तो कोई नहीं टोकता, फिर भी उन बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है। जैसे जो ढाबे वगैरह होते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को रखा जाता है सर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको, जो रेस्टोरेंट है या जो ढाबे का मालिक है, उसके लिए वो बेनिफिशियल रहता है कि वो कम पैसे देता है बच्चे को,
ठीक है। और वहाँ पे जो कस्टमर्स है कोई भी उसके लिए नहीं बोलता, ना ही वो बच्चा बोल पाता है क्योंकि बच्चे को तो इतना पता नहीं है। और वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो भी बुलाते हैं उनको, वो भी उनसे काम कराते हैं, छोटू पानी लेके आइयो। कभी उन्होंने बोला इस चीज़ को? तो वहाँ पे आवाज़ उठानी ज़रूरी है। जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे, तब तक भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये सरकार की तरफ से, या हम बोले हमारे भारत में इस चीज़ की कमी है। जो जुवेनाइल्स हैं, जुवेनाइल्स किनको बोलते हैं? जो अ, छोटे बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे, आई थिंक 16 ईयर्स की एज रखी गई है शायद जुवेनाइल्स के लिए, आई थिंक सो, आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट दैट, उसको कन्फर्म कीजिएगा एक बार। जुवेनाइल्स के लिए आई थिंक 16 ईयर्स ऑफ एज है। तो उन उससे जो नीचे के बच्चे हैं, जब वो क्राइम करते हैं तो उनको जुवेनाइल सेंटर में भेजा जाता है। उनको जेल में नहीं भेजा जाता, उनको जुवेनाइल सेंटर में। तो वो जो क्राइम के जुवेनाइल्स में, बच्चों में जो क्राइम के इंसिडेंट्स हैं वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं हमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, या जो भी हमारी जो गाइडेंस होनी चाहिए, वो करेक्ट डायरेक्शन में सही तरीके से उनको गाइड नहीं किया जा रहा है बच्चों को सही तरीके से। जैसे हमारा प्रोविज़न क्या था पॉलिसी का? हमारा प्रोविज़न एक ये भी था कि उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। चाहे ट्रैफिकिंग होती है, या लेबर, या कुछ भी है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनका उनका संरक्षण करना है, उनका ध्यान देना है उन पे, ठीक है? उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। ता और पब्लिक प्लेसेस पे भी वो सेफ़ फ़ील करें। जैसे क्या होता है, गर्ल्स आज के टाइम पे भी, या हम बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरियाज़ में भी, इवन अर्बन में भी, क्या गर्ल्स को ये बोला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी ये प्रिवेल करता है कि गर्ल्स रात को नाइट में अकेले जाने के लिए उनको मना किया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दी सेफ्टी, सेफ्टी पर्पजेस से ही डरा जाता है, ठीक है। तो पेरेंट्स भी खुद अलाउ नहीं करते। क्यों अलाउ नहीं करते? बॉयज़ को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को नहीं अलाउ करते। इसीलिए अलाउ नहीं करते क्योंकि सेफ्टी की प्रॉब्लम है। तो वो सेफ्टी इश्यूज को रिजॉल्व करना है, लेकिन जो इस पॉलिसी में मेंशन था, लेकिन वो अभी भी इस तरीके से, जो करेक्ट डायरेक्शन में जिस तरीके से गाइड किया जाना चाहिए था, ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सो ये बात हमने की गाइस स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की, कि इम्प्लीमेंटेशन का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ है इस पॉलिसी का, राइट। तो हमने इसकी कुछ कमियां देखी कि अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है कई जगहों पे, कुछ एस्पेक्ट्स पे, ठीक है। तो जो हमने बात की, एट द एंड हम उसी को बताते हुए कंक्लूड करेंगे कि नेशनल चाइल्ड पॉलिसी है जो 2013 की, उसने चाइल्ड के सर्वाइवल पे, ठीक है, उसकी सेफ्टी पे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था। और उन्होंने वो गैप रिड्यूस करने के लिए, मतलब जब ये गैप देखे, अब जैसे हमने इम्प्लीमेंटेशन में देखा कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो जब उन्होंने गैप देखे तो सरकार ने और भी वेरियस लेजिस्लेशन एक्ट्स लेकर है, जैसे चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। चाइल्ड लेबर का जो है वो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कि बाल श्रम ना हो। जुवेनाइल जस्टिस बिल, जो कि क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं जुवेनाइल्स में, बच्चों में, ठीक है, उनको टैकल करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे कुछ लेजिस्लेशंस गवर्नमेंट सरकार लेकर आई कि ये जो गैप्स हैं, जिससे पॉलिसी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और ये एक रोड मैप बने ताकि ये पॉलिसी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बच्चों तक पहुँचे। और जिस तरीके का विकास बच्चों के लिए सोचा गया है, सपना रखा गया है कि बच्चों का ऐसा विकास होगा, ऐसा विकास होना चाहिए बच्चों के लिए, उसको हम अपने एम को, अपने सपने को पूरा कर सकें। सो आई होप गाइज आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको लगते हैं तो प्लीज़ डू शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर। मैं एंड करने से पहले आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं, तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है, जिसमें डेली बेसिस पे आपको वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं, और साथ ही साथ रिविजन भी करवाई जाती है। जीएस का गाइज हमारा प्री प्लस मेंस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी कराई जा रही है। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज, आपको इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी दैट आप एग्ज़ाम निकालेंगे ही निकालेंगे। नो वन कैन स्टॉप यू। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है गाइज हमारा, जिसमें एक फ्री सीरीज़ आपके लिए चलाई गई है, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं मॉर्निंग में
टेलीग्राम चैनल पे, और रात को आपको उनका वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ्स भी दिए जाते हैं। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग का पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है। 500+ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारी, वो आपके क्वेश्चंस को चेक करेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट्स बताएंगे, इवैल्यूएशन करके आपको बताएंगे, और दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। So with this, we end up this session here. I hope you all have enjoyed the session, guys. Thank you so much. Have a great day ahead.